गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपने अगर अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो एक बार आपको पहले वो कंप्लीट कर लेने चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑथोराइज्ड पर्सन। अब अपन देखते हैं ऑथोराइज्ड पर्सन का क्या मतलब है और क्या उससे रिलेटेड सेक्शन है वो अपन जानते हैं। तो ऑथोराइज्ड पर्सन के लिए 3 सेक्शन बना रखे हैं, सेक्शन 10, 11, 12। तो सेक्शन 10 के अंदर क्या दे रखा है, The RBI may on an application made to it in this behalf authorize any person to be known as authorized person to deal in foreign exchange। यानी कि RBI यानी कि कोई भी आप इंडिविजुअल हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऑथोराइज पर्सन आपको बनना है तो आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को लेटर लिखना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आरबीआई आपको अप्रूव करता है तो आप ऑथोराइज पर्सन बन सकते हैं और उसके बाद आप फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 11 है, आरबीआई में गिव डायरेक्शन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। अब आप ऑथोराइज पर्सन बन तो गए, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अब आप डील भी कर रहे हो। उसके बाद क्या लिख रखा है, अब आरबीआई जो भी समय समय पर आपको डायरेक्शन बताएगा, गाइडलाइन देगा, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और अगर आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में कोई काम करने से मना कर दे तो वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कोई गलत काम करते हो जो आरबीआई ने मना करा है तो फिर आपको उसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी है, अप टू 10,000 रुपीज़। अगर आपने डायरेक्शन ऑफ आरबीआई को फॉलो नहीं करा तो पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी 10,000 रुपीज़। और अगर आप कंटिन्यूस आप आरबीआई का डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रहे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 2,000 रुपीज़ पर डे, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 12 आता है, द आरबीआई मे एट एनी टाइम कॉज एन इंस्पेक्शन टू बी मेड बाय एनी ऑफिसर ऑफ अ रिजर्व बैंक। तो आरबीआई समय समय पर इंस्पेक्शन भी करवा सकता है अगर आप आरबीआई के डायरेक्शन का कंप्लायंस नहीं करोगे तो। अब ऑथोराइज्ड पर्सन का क्या मतलब है, ऑथोराइज्ड पर्सन मीन्स ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑथोराइज्ड डीलर का क्या मतलब होता है, जो आपको फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करे, हु प्रोवाइड यू फॉरेन करेंसी। जनरली इसके अंदर बैंक आते हैं। और मनी चेंजर का क्या मतलब होता है, वही जो आप फॉरेन एक्सचेंज को बदलते हैं, ठीक है। यानी कि रुपीज़ टू डॉलर, आपको डॉलर चाहिए तो आप एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है। मनी चेंजर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं मनी चेंजर नियर मी, तो आपके पास बहुत सारी दुकानें आ जाएगी, ठीक है, मनी चेंजर की। तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ऑफशोर का मतलब होता है जनरली आउटसाइड द बॉर्डर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब है एसईजेड यूनिट के लिए, यानी कि किसी भी बैंक की ब्रांच लोकेटेड है एसईजेड यूनिट के लिए। तो एसईजेड यूनिट को चाहिए फॉरेन करेंसी, तो उसके लिए लिखा हुआ है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो एसईजेड जनरली तो आते हैं जोग्राफिकली, अगर आप देखोगे तो एसईजेड यूनिट तो इंडिया के अंदर ही है, पर यहाँ आउटसाइड बॉर्डर कंसेप्चुअली वे में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट यानी कि ऐसी बैंक की ब्रांच जो एसईजेड यूनिट के अंदर इस्टेब्लिश है, उनके लिए लिखा हुआ है। तब एसईजेड यूनिट्स को पैसा चाहिए तो वो उससे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से ले सकते हैं। जनरली ऑफशोर बैंकिंग यूनिट वाले पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, उनके साथ डील नहीं करते, ठीक है। नॉट अंडरटेक ट्रांजैक्शन विद पीआरआई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑथोराइज डीलर ने, अब जैसे कि बैंक्स ने आपको परमिशन दे तो दी, ठीक है, आप एज एन इंडिविजुअल गए आप ऑथोराइज डीलर के पास, अब उन्होंने आपको फॉरेन एक्सचेंज दे भी दिए। जब ऑथोराइज डीलर आपको फॉरेन एक्सचेंज देंगे तो वो साथ में आपसे एक लेटर भी लिखवाएंगे कि आप इस फॉरेन करेंसी का कहाँ यूज़ करेंगे। अब अगर आपको पैसे मिल गए, फॉरेन करेंसी मिल गए, एज एन इंडिविजुअल आपको पैसे मिल गए फॉरेन करेंसी, जब ऑथोराइज डीलर ने पैसे दिए होंगे तो उन्होंने तो एक साथ में लिखा भी होगा एक लेटर कि आप फॉरेन एक्सचेंज का कहाँ यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करा, उसका गलत यूज़ कर लिया। जिस पर्पज़ के लिए आपने मांगे थे ऑथोराइज डीलर से पैसे, फॉरेन करेंसी मांगे थे, उसके अलावा आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आपने सरेंडर नहीं किया विद इन पीरियड, ठीक है। आपने कुछ समय के लिए मांगे होंगे ऑथोराइज डीलर के लिए,
उससे उसको आप वापस दे दोगे बाद में फॉरेन करेंसी। तो आपने क्या करा, बाद में सरेंडर नहीं करे या फिर आपने अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो ये सब क्या होगा, कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा तो क्या होगा, पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर। यहाँ क्या करा, ये तीन पॉइंट किसके पर्पज़ के बनाए, ऑथोराइज डीलर ने आपको पैसे दिए तो आपने क्या करा, गलत यूज़ करा, आपने करा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर ऑथोराइज डीलर ने आरबीआई की डायरेक्शन फॉलो नहीं करा तो आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई ऑथोराइज डीलर का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल भी कर सकता है। अगर आरबीआई को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में फेल टू कंप्लाई कंडीशंस, ऑथोराइज डीलर ने जो आरबीआई ने डायरेक्शन दिए थे ऑथोराइज डीलर को, उस डीलर ने क्या करा, कंप्लाई नहीं करे कंडीशंस या फिर कोई ऐसी कंडीशन जो आरबीआई ने बताई हो उसका कॉन्ट्रावेंशन करा हो, तो आरबीआई क्या कर सकता है, ऑथोराइज डीलर के लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। तो ये अपना टॉपिक में सेक्शन 11 कंप्लीट होता है, 10 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 के अंदर लिखा हुआ है आरबीआई में एनी टाइम कॉज एन इंस्पेक्शन टू बी मेड बाय एनी ऑफिसर ऑफ अ रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई इंस्पेक्शन भी करवा सकता है। अब यहाँ इंस्पेक्शन का क्या मतलब है, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, यह आरबीआई और ऑथोराइज डीलर दोनों के बीच के लिए लिखा हुआ है। आरबीआई क्या कर रहा है, ऑथोराइज डीलर के यहाँ इंस्पेक्शन करा रहे हैं कि जो ऑथोराइज डीलर ने करा है वो सही काम करा है या नहीं करा है, या फिर आरबीआई ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी होगी ऑथोराइज डीलर से। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं कि ऑथोराइज पर्सन ने वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया होगा। थर्ड, सिक्योरिंग कंप्लाइंस विद फेमा एक्ट, ऑथोराइज डीलर ने कोई नॉन कंप्लाइंस करा होगा एज पर फेमा एक्ट। ठीक है, कोई यानी कि कोई कंप्लाइंसेस पूरे नहीं करे होंगे या फिर कोई नॉन कंप्लाइंस करा होगा, तो उसके लिए आरबीआई क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकता है ऑथोराइज डीलर के यहाँ। अब अगर कॉन्ट्रावेंशन करा किसी प्रोविज़न का, यहाँ तो अपन ने देखा था कि कॉन्ट्रावेंशन होगा तो क्या होगा, अब पेनल्टी बता रखी है कि कितनी पेनल्टी लगेगी अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविज़न ऑफ एक्ट रूल नोटिफिकेशन, किसी भी चीज़ का रूल तोड़ा तो कितनी पेनल्टी लगेगी, अप टू 3 times ऑफ सम इन्वॉल्व, जितना सम इन्वॉल्व था उसका 3 गुना पेनल्टी लग सकती है। और आपने ऐसे प्रोविज़न का करा यानी कि जहाँ अमाउंट आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते वहाँ लग सकती है पेनल्टी अप टू ₹2 लाख, और अगर ये कंटिन्यू ऑफेंस चलता रहा तो पेनल्टी हो जाएगी ₹5,000 पर डे तक हो सकती है। अब आपने क्या करा, पेनल्टी भी नहीं दी तो क्या होगा, फेलर टू पे पेनल्टी विद इन 90 days। ये क्या करना था, आपको 90 days के अंदर ये पैसा जमा कराना था, पर आपने क्या करा, ये भी जमा नहीं कराया। पहले तो आपने रूल्स नहीं माने तो क्या हुआ, पेनल्टी लगी। अब आपने क्या करा, पेनल्टी का पैसा भी जमा नहीं कराया, तो अब आपको क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है। अगर यहाँ पैसा पेनल्टी में 1 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, एक्सीडिंग 1 करोड़ था, यानी कि आपने जो कॉन्ट्रावेंशन करा उसका अमाउंट, ठीक है, उसका अमाउंट, कॉन्ट्रावेंशन का अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ था, तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, और अदर केस में आपको 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपन आ जाते हैं एक्वायर्ड एनी फॉरेन एक्सचेंज या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। यानी कि आपने क्या करा, ये सारे ये जो थे ना इधर, आपने क्या करा, किसी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन कर दिया और साथ ही साथ आपने क्या करा, कोई फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रख लिया या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया रख लिया एक्सीडिंग लिमिट। अभी तक अपन ने देख ली थी लिमिट से ज़्यादा अपने कोई करा, तो आप इधर क्या सोच रहे हो, किसी ने नहीं देखा। ठीक है, आपने भले इधर कॉन्ट्रावेंशन कर लिया पर हुआ क्या, आरबीआई को भी पता नहीं चला और आपने कॉन्ट्रावेंशन भी कर लिया, और बाद में पता चला, लेटर आरबीआई को पता चला कि आपने ऐसा करा है, तो यहाँ क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट आपकी बढ़ाई जा सकती है, 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है विथ पेनल्टी। पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आपने ये सब करा, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविज़न ऑफ एक्ट रूल नोटिफिकेशन ही है।
तो यहाँ आपकी डबल पेनल्टी लग सकती है, साथ में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, कॉन्ट्रावेंशन में रिजल्ट इन कॉन्फिस्केटेड ऑफ फॉरेन करेंसी। अब अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो जितनी भी आपके पास फॉरेन करेंसी है उसको जब्त कर लेंगे जो भी ऑफिसर आपके पास आएंगे, ठीक है। विद इन 180 डेज ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि अब आपको क्या लग रहा है, अब आपको अपनी गलती पर पछतावा हो गया, आप क्या पेनल्टी देने के लिए तैयार हो, पर आपको क्या जेल भी हो रही है, ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हो कि नहीं आपको जेल तो नहीं जाना, ठीक है। तो अब अगर आपको जेल नहीं जाना तो उसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हो विद इन 180 डेज, ठीक है। तो आपका ऑफेंस क्या होगा, कंपाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन किसको देनी है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट प्लस RBI। अगर ये चाहेंगे तो ये हो सकता है आपके जो आपने ऑफेंस करा उसके अंदर कोई डील दे दें या फिर आपका जेल जाने का टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस कर दें, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको पेनल्टी तो देनी पड़ेगी पर हो सकता है आप जेल जाने से बच जाओ, ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन बाद में सबमिट कर देते हो विद इन 180 डेज। इन केस ऑफ कंपाउंडिंग नो प्रोसीडिंग में बी इनिशिएटेड। फिर आप कंपाउंडिंग के लिए तैयार हो, ठीक है, ये सब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आगे आपकी कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करी जाएगी, ठीक है। इस लाइन का मतलब आगे आपको समझ आएगा। इन केस ऑफ कंपाउंडिंग नो प्रोसीडिंग में बी इनिशिएटेड। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब क्या हो रहा है, आप पर पेनल्टी लगी, आपने क्या करा, पेनल्टी भी जमा नहीं कराई, तो अब आगे कैसे करेगा, पूरी क्या कानूनी स्टेप्स रहेंगे वो आपको बता रखें। ये स्टेप कब आएगी अभी तक आपको सिर्फ इतना समझना है, आप पर पेनल्टी लगी और आपने पेनल्टी देने से भी मना कर दिया तो अब कैसे होगा आगे का प्रोग्राम वो बता रखा है। इन केस ऑफ फेलियर टू मेक फुल पेमेंट ऑफ पेनल्टी, यानी कि आपने पेनल्टी देने से मना कर दिया, ठीक है। पेनल्टी कब आपको देनी होती है, विद इन 90 डेज़ के अंदर आपको जिस दिन नोटिस मिला उसके 90 डेज़ के अंदर आपको पेनल्टी जमा करानी होती है। अगर आपने पेनल्टी जमा नहीं कराई तो आपको सिविल इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो सकती है। सेकेंड है ऑर्डर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन। उसके बाद क्या होगा, नो ऑर्डर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन मेड अनलेस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज इशूड एंड सर्व्ड अ नोटिस। उसके बाद क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो आपको एक नोटिस भेजेंगे। नोटिस में क्या लिखा होगा, उसमें आपको एक डेट मेंशन करेंगे जिस दिन आपको अथॉरिटी के पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें ये लिखा होगा नोटिस के अंदर, वाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन, यानी कि आपको जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए। हो सकता है आपके पास कोई रीज़नेबल कारण हो जिसकी वजह से आप पेनल्टी जमा नहीं करवा पाए हो, तो यहाँ बता सकते हो, यहाँ आपके पास चांस है बचने का, आप अरेस्ट नहीं होंगे अगर आपने ये अरेस्ट, यानी कि अगर आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये बता दिया वाई शुड नॉट बी कमिटेड टू प्रिजन, आपको जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए, उसका आपने प्रॉपर रीजनेबल अश्योरेंस दे दिया इस अथॉरिटी को, तो आपको, और साथ में आपने पेनल्टी भी जमा करा दी तो आपको जेल में नहीं डालेंगे। थर्ड है इशू ऑफ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर, यानी कि आपने क्या करा, इस जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो आपको नोटिस भेजा आपने उसको भी नेगलेक्ट करा, यानी कि आपने उसका कोई रेस्पॉन्स दिया ही नहीं। फिर क्या होगा, आपके पास वारंट इशू होगा, ठीक है, अरेस्ट करने के लिए। फोर्थ है इन केस ऑफ एब्सेंस परसुएंट टू नोटिस सर्व्ड, यानी कि आप गए नहीं, नोटिस भेजा, आपके पास नोटिस मिल गया फिर भी आप गए नहीं। इसमें लिखा हुआ है ना, अपीयर ऑन डेट मेंशन्ड इन नोटिस, पर आप क्या वहाँ गए नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आप गए नहीं, यानी कि आप गए नहीं तो भी आपके पास वारंट इशू हो सकता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है आप गए पर आप प्रॉपर कारण नहीं दे पाए कि आपको जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है आप गए नहीं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है अरेस्ट विद इन 24 आवर्स। अब वारंट इशू हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपको 24 आवर्स के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप तैयार हो पेनल्टी देने के लिए। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी तो देनी पड़ेगी पर साथ में आपको कॉस्ट ऑफ अरेस्ट
अब इतना खर्चा हुआ ना, सरकार का इतना ऑफिसर आपके लिए अपॉइंट हुए हैं, जो भी कॉस्ट ऑफ अरेस्ट हो गया उसकी भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप ये सब देने के लिए तैयार हो तो आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर आपने ये सब नहीं करा तो आपको 24 आवर्स के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। ये 24 आवर्स के अंदर जर्नी टाइम इंक्लूड नहीं है, यानी कि हो सकता है आप अदर सिटी के अंदर रहते हो और ऑफिसर अलग सिटी के अंदर रहते होंगे, तो इसलिए एक्सक्लूसिव करा है जर्नी टाइम, क्योंकि हो सकता है कि 24 आवर्स से ज़्यादा की तो जर्नी पीरियड ही हो। इसलिए डिफ़ॉल्ट बाय एचयूएफ। अब अगर कोई डिफ़ॉल्ट करा एचयूएफ ने कोई डिफ़ॉल्ट करा तो कौन लायबल रहेगा? करता उसके लिए लायबल रहेगा। 6 पॉइंट बोल रहे हैं इन केस ऑफ पेंडिंग ऑफ इंक्वायरी, यानी कि अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग चल रही है तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का डिस्क्रिशन होगा, यानी कि उनकी इच्छा होगी कि आपको कस्टडी में भी वो रख सकते हैं या फिर आपको रिलीज़ कर सकते हैं, अगर उनको ये अश्योरेंस रहता है कि आप देश छोड़ के या फिर बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर केस में वो आपको कस्टडी के अंदर ही रखते हैं। 7 पॉइंट बोल रहे हैं अपॉन सेटिस्फेक्शन ऑफ एरियर्स। आपने क्या करा, यहाँ आपको एक और बार टाइम देंगे, मैक्सिमम 15 डेज में आपको ऐसे ही जेल में नहीं डालेंगे। पहले 15 दिन के अंदर 15 दिन के लिए वो आपको क्या करेंगे, कस्टडी के अंदर रखेंगे। अगर आप दे देते हो पेनल्टी प्लस कॉस्ट ऑफ अरेस्ट तो आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर आप ये सब नहीं करते तो अब आपकी बारी है जेल में जाने की, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ, अब ये सब तो एक बार तो आपको समझ में आ गया। अब एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप इतना पढ़ नहीं पाओगे और समझ भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर आप आज दे रहे हो और हो सकता है आपका एग्ज़ाम 7 दिन बाद हो, तो हो सकता है आप वापस भूल जाओ। इसके लिए मैंने क्या करा, एक फ्लो चार्ट बनाया, उसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसान वे में 2 मिनट के अंदर सारी कहानी समझ आ जाएगी। हुआ क्या, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये, और ये आप पर्सन हो जिसने पेनल्टी का पेमेंट नहीं करा, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन करा होगा, यानी कि रूल तोड़ा होगा, फेमा का रूल, तभी आप पर पेनल्टी लगी है। अब आपने क्या करा, पेनल्टी देने से मना कर दिया, तो ये अथॉरिटी क्या करेगी, ये आपको नोटिस भेजेगी, ठीक है। नोटिस भेजने के बाद 2 चीज़ें हो सकती है। पहला अपन इधर देख लेते हैं, पोस्ट रिसीव नोटिस। नोटिस मिलने के बाद आपने क्या करा, जो आपके पास था आप डिसऑनेस्टली ट्रांसफ़र करने लग गए इधर उधर, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज थे उसका इधर उधर करने लग गए, डिसऑनेस्टली बिहेवियर करने लग गए। या फिर एक कारण क्या हो सकता है, आपने इग्नोर कर दिया है ही हैड मीन्स, यानी कि आपके पास पैसे थे फिर भी आपने पेनल्टी देने से मना कर दिया होगा। और एक कारण क्या हो सकता है, नोटिस मिलने के बाद आपने अपियर तो हुए बट नॉट सेटिस्फाई, अथॉरिटी को ये नहीं लगा कि आपका कारण सेटिस्फाई था, और या तो आप अपियर हुए ही नहीं होंगे, एब्सेंस अपन ने पढ़ा था। इन तीनों कारण में, इन तीनों चीज़ों के बाद क्या होगा, वारंट इशू करा जाएगा जिसके अंदर लिखा जाएगा टोटल आपका इतना अमाउंट ड्यू है और वह आपने पे नहीं करा। इसके बाद क्या हो सकता है, अथॉरिटी कैन ऑर्डर द पर्सन टू कीप इन कस्टडी ड्यूरिंग इंक्वायरी, या तो वो कस्टडी के अंदर रखेंगे या फिर वो आपको रिलीज़ कर देंगे, या फिर एक चांस आपके पास है कि आप इस समय भी पैसा दे सकते हो जितना पेनल्टी प्लस कॉस्ट ऑफ अरेस्ट है, तो आप जेल जाने से बच जाओगे। अब उसके बाद भी आपने पैसा नहीं भरा तो आपको हो जाएगी इम्प्रिजनमेंट। कितनी होगी, 3 साल की होगी अगर अमाउंट इन्वॉल्व हुआ मोर देन 1 करोड़, और अदर केसेस में होगी 6 महीने की। यहाँ भी आपके पास लास्ट ऑप्शन है पैसे देने का। अगर आप पैसे दे देते हो, कॉस्ट प्लस पेनल्टी, कॉस्ट कौन सी वाली, इतने ऑफिसर आपके लिए अपॉइंट हुए, इतनी कानूनी प्रक्रिया चली, तो उसका भी खर्चा तो होता ही है गवर्नमेंट का, वो भी अब आपको देना पड़ेगा, साथ में पेनल्टी। तो इतना पैसा आप देने के लिए तैयार हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा इस समय भी। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी कि फेमा एक्ट का ये नहीं कि फेमा एक्ट का उद्देश्य ये नहीं कि आपको जेल में डाला जाए, बल्कि वो सिर्फ अपना पैसा वसूल कर रहे हैं, पेनल्टी वसूल करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक समय पर आपको ऑप्शन दिया है कि इस समय भी आप पैसे दे सकते हो और जेल जाने से बच सकते हो। तो ये अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। फ्लो चार्ट से भी अपन ने देख लिया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एडजुडिकेशन एंड अपील। उससे पहले आपके लिए ये अपन ने देखा था एडजुडिकेटिंग
अथॉरिटी, उसके लिए बता रखा है कौन बन सकता है, नॉट बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। ये जनरली आपको ध्यान रखना है, कभी काम आ जाए तो उससे कम लेवल का नहीं बन सकता, असिस्टेंट डायरेक्टर से कम लेवल का यह पर्सन नहीं बन सकता। जो आपको ये नोटिस भेजेगा ना, उसके लिए बता रखा है। नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं, एडजुडिकेशन एंड अपील। इसमें क्या बता रखा है, टाइम पीरियड बता रखा है, तो ये अपन पढ़ते हैं। फुल पेनल्टी टू बी पेड, ये अपन ने देख लिया, 90 डेज़ के अंदर आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आपने कोई गलती की है तो। सेकेंड है कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अगर आप जेल नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ आप पेनल्टी देना चाहते हो, तो उसके लिए एक आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है। विद इन 180 डेज़ के अंदर आपको लिखनी है। किसको लिखनी है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। वो हो सकता है आपको परमिशन दे दे कि आप सिर्फ अमाउंट भर दो, ज़्यादा अमाउंट भर दो और जेल जाने से बच जाओ। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, कंप्लेंट्स टू बी डील्ड बाय एडजुडिकेटेड अथॉरिटी विद इन 1 ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। यानी कि इस अथॉरिटी को कंप्लेन करने के लिए मतलब टाइम पीरियड बता रखा है, विद इन 1 ईयर के अंदर कंप्लेन को सॉल्व करना है। उसके बाद है अपील टू स्पेशल डायरेक्टर। अब आप इस अथॉरिटी का जो फैसला सुना है उससे आप सहमत नहीं हो, तो आप जा सकते हो स्पेशल डायरेक्टर के पास। वो फैसला कितने दिन में सुनाएंगे, विद इन 45 डेज़ के अंदर सुना देंगे। उसके बाद अगर आप स्पेशल डायरेक्टर से भी खुश नहीं हो उसके ऑर्डर से, तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। विद इन 45 डेज़ के अंदर वो भी फैसला सुना देंगे। अपील मतलब 45 डेज़ के अंदर आप जा सकते हो, ठीक है। 45 डेज़ के बाद जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इतना लेट क्यों हुए। अपील टू बी डील्ड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनके पास भी आप जा सकते हो विद इन 180 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ अपील। नहीं, इसमें क्या बता रखा है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कितना टाइम है। ये इन ऑफिसर की बात हो रही है तो उनके पास 180 डेज का टाइम है कि वो आपका रिसिप्ट करें अपील को। उसके बाद आप जा सकते हो अपील टू हाई कोर्ट, ठीक है। विद इन 60 डेज जा सकते हो फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। इसमें सिविल कोर्ट नॉट हैव जुरिस्डिक्शन ओवर सच केसेस, यहाँ सिविल कोर्ट में आप जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर अपन आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उससे पहले अपन एक चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसका भी मेरे पास एक चार्ट है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो आप बता सकते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये अपन ने टाइम पीरियड देखा था, उसके बारे में कुछ डिटेल में पॉइंट्स दे रखे हैं, वो अपन देख लेते हैं। उसके बाद अपन फ्लो चार्ट से पूरा टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि इस अथॉरिटी का अपॉइंट कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा इस अथॉरिटी का अपॉइंट। इफ़ एनी पर्सन विल नॉट पे इन फ्यूचर टेक बॉन्ड गारंटी फ्रॉम सच पर्सन, यानी कि अब अथॉरिटी अपॉइंट तो हो गई, अब उस अथॉरिटी को पहले से ही लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है बाद में कोई रूल तोड़ दे, तो वो पहले से उनसे उस पर्सन से बॉन्ड और गारंटी पहले से ही ले सकते हैं कि वो पर्सन पे कर देगा। डिस्पोज कंप्लेंट विद इन 1 ईयर, तो इस अथॉरिटी को जो भी कंप्लेन आती है इनके पास वो 1 ईयर के अंदर रिसॉल्व करना पड़ेगा। इफ़ डिलेड, अगर डिलेड होता है तो रीज़न बताना पड़ेगा। अब कोई पर्सन इस अथॉरिटी के ऑर्डर से हैप्पी नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, स्पेशल डायरेक्टर के पास जाएगा। स्पेशल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अपील शैल बी फाइल्ड विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, इनका जब भी ऑर्डर आएगा उसके 45 डेज़ के अंदर आप जा सकते हो स्पेशल डायरेक्टर के पास। अब स्पेशल डायरेक्टर आपकी अपील को सुनेगा और उनके पास है टाइम पीरियड है आफ्टर एंटरटेन अपील आफ्टर 45 डेज इफ रीज़न इज अप्रोप्रिएट, यानी कि वो आपकी अपील, यानी कि आप 45 डेज़ के बाद भी जा सकते हो स्पेशल डायरेक्टर के पास अगर आपके पास कोई सफिशिएंट रीज़न है तो, ठीक है।
फिर ये अपना फैसला सुना देंगे, ठीक है। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, आप ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हो। ट्रिब्यूनल को कौन अपॉइंट करेगा? स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स शैल बी द अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये सिर्फ आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। फिर यहाँ से भी आप फैसले से खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट, ठीक है। विदिन 60 डेज आप जा सकते हो, ठीक है। फिर ये अपना फैसला सुना देंगे। अब अपन रिवाइज करते हैं एक बार फ्लो चार्ट से। देखो आपने क्या करा, या पर्सन थे, आपने क्या करा, यहाँ से चल रहे हैं, आपने क्या करा, किसी फेमा एक्ट का प्रोविज़न का वायलेट करा तो अब क्या होगा, कंप्लेन किसके पास जाएगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगी। अब यह अथॉरिटी क्या करेगा? अगर आप यहाँ से फैसले से भी खुश नहीं हो, इसने अपना फैसला सुना दिया, आप खुश नहीं हो, तो आप जा सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हो, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील के पास भी जा सकते हो। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कौन जाएगा? अपील बाय एग्रीव्ड पार्टी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और एनी पर्सन, कोई भी जा सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। और स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील के पास कब जाओगे? जब एग्रीव्ड पार्टी होगी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है। ये एग्रीव्ड पार्टी होगी तभी स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील के पास ये एप्लीकेशन जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, डायरेक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के इधर एप्लीकेशन बढ़ेगी, फिर हाई कोर्ट की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील के फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल जा सकते हो, उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट एग्रीव, अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं हो तो आप तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ही जा सकते हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्सन, या एग्रीव पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्सन, और यहाँ से आपको जाना है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील, इनके पास जाना है। तो ये सिर्फ एग्रीव पार्टी या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट या फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट होगा, तभी आप इनके पास जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते स्पेशल डायरेक्टर के पास। और यहाँ से भी फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से भी खुश नहीं हो तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट। तो ये अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एक छोटा सा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, एम्पावरिंग अदर ऑफिसर्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अदर ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। कस्टमर ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर है यहाँ होगा कस्टम ऑफिसर। सेंट्रल एक्सरसाइज पावर, पुलिस ऑफिसर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर एज डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। कुछ ही नहीं, ये पॉइंट सिर्फ इसके लिए लिख रखा है। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट में कौन कौन अपॉइंट हो सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों को अपॉइंट कर सकता है और इनके पास पावर सेम रहेगी जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास पावर है। ये एक बेसिक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद एक मिसलेनियस पॉइंट आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि अगर डेथ और इंसॉल्वेंसी हो जाती है इस प्रोसेस के बीच में तो क्या होगा, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लायबल रहेगा पेनल्टी के लिए। अगर जो पर्सन था जिसकी डेथ हो गई उसने प्रोविज़न तोड़ा था पहले, तो उसको कोई जेल हुई थी, तो उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि आपको जेल नहीं हो सकती, ठीक है। नॉट इम्प्रिजनमेंट, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जेल नहीं हो सकती, उससे सिर्फ पेनल्टी वसूला जाएगा। और पेनल्टी कितना वसूला जाएगा, जितना उसको जिस पर्सन की डेथ हुई थी या इंसॉल्वेंसी हुआ था, जिससे जितना पैसा आपको मिला उतने अमाउंट तक की आप पेनल्टी भरोगे, उससे ज़्यादा अमाउंट की नहीं भर सकते। तो मान लो 10 करोड़ का था जिसकी डेथ हुई थी और आपको मिला 7 करोड़ ही, तो आप 7 करोड़ तक की पेनल्टी भर सकते हो, इससे ज़्यादा की पेनल्टी आप नहीं भरोगे। ऐसा नहीं है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी जेब से पैसा भरेगा, ऐसा नहीं है, जितना मिला उतना ही वो करेगा। ये एक मिसलेनियस पॉइंट था जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। खास इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, एडजुडिकेशन एंड अपील के टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है आज की क्लास में।
कि आप इनके पास कब जा सकते हो, कितने टाइम पीरियड में आप इनके पास जा सकते हो। पेनल्टी था अपन ने देखा था 90 डेज़ के अंदर आपको भरनी है। कंपाउंडिंग के लिए आपके पास टाइम है 180 डेज़ का। अथॉरिटी के पास आप जा सकते हो विद इन 1 ईयर। स्पेशल डायरेक्टर विद इन 45 डेज जा सकते हो अगर आप इसके फैसले से खुश नहीं हो तो। 45 दिन का टाइम है आपके पास। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी आपके पास 45 दिन का टाइम है फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। जब ये केस ख़त्म हो गया उसके बाद टाइम पीरियड ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा 45 डेज़ का। अगर आप चले गए तो ये आपकी अपील सुनने लेंगे, और अगर आप नहीं गए तो फिर आपको इनका फैसला ही मानना पड़ेगा। तो ये आप आज की क्लास कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।